डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सारांश है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना की जानकारी देना चाहता हूँ। ये बात 3 साल पुरानी है। उस समय मैं कोलकाता में ग्रेजुएशन करने के लिए आया हुआ था। मेरी एडमिशन यहाँ के एक बड़े कॉलेज में थी, इसलिए मुझे यहाँ पर एक किराए का मकान मिल गया था जहाँ पर मैं रहने वाला था। हमेशा से ही मुझे घूमने फिरने का शौक़ रहा है और मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता। शायद मेरा स्कूल ही ऐसा था कि वहाँ जितने भी लड़के थे वो अच्छे नहीं थे। कुछ ड्रग्स लेते थे तो कुछ नशा करते थे। इसीलिए मेरे पिताजी ने एक डिसीज़न लिया था कि मैं कॉलेज पढ़ने के लिए कोलकाता में ही जाऊँ। वहाँ पर अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया गया था और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे यहाँ पर दोस्त बनेंगे या नहीं। लेकिन मेरी आदत तो वही थी, हमेशा अकेले ही घूमने फिरने की, ऐसी जगह पर जाने की जहाँ पर भीड़ ना हो। मुझे सुनसान इलाके बचपन से ही पसंद थे। शायद इसका कारण था गांव में हुई वो एक घटना। जब मैं 15 साल का था तो हमारे गांव में एक अफवाह फैल गई थी कि उस पीपल के पेड़ के पास रात के समय एक चुड़ैल आती है। लेकिन मैं तभी से भूत प्रेत से बिल्कुल भी डरा नहीं करता था। मैं अकेला रात के 11 बजे उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब वो चुड़ैल आएगी और इसी तरह सुबह हो गई। सुबह जब लोग सैर करने के लिए वहाँ पास से निकले, मुझे वहाँ सोया हुआ पाया। मुझे उठाकर वो मुझसे पूछने लगे कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तो मैंने भी मन घड़ंत बात बता दी कि चुड़ैल मुझे यहाँ पर उठा लाई थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। मैं थक गया इसलिए मैं यहाँ पर सो गया। पूरे गांव के लोगों ने मुझ पर यकीन कर लिया था और उसके बाद रात को लोग वहाँ पर घूमने लगे और उन्हें यकीन हो गया कि यहाँ से चुड़ैल खत्म होकर जा चुकी है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबने यकीन कर लिया और उसके बाद किसी को चुड़ैल नज़र नहीं आई। तब से ही मैं निडर हो गया। मैं इस चीज़ पर यकीन कर बैठा था कि भूत प्रेत होते ही नहीं। कोलकाता आकर भी मेरे मन में वैसे ही ख्याल थे। और जब मुझे यहाँ पता चला कि इस शहर के बाहर कई जंगल हैं और एक जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ है जहाँ पर कहते हैं कि शाक चुन्नी रहती है। मैं जिस किराए के मकान पर रह रहा था उसके मकान मालिक भी मुझे बता रहे थे कि वहाँ उस पेड़ के नीचे शाख चुन्नी रहती है। शाख चुन्नी एक इस तरह की प्रेतनी होती है जो विवाह से पहले मर जाती है। उसने सभी गहने पहने हुए होते हैं जो ज़्यादातर समुद्री शेल्स या शंख या इस तरह की कौड़ियाँ होती हैं। वो आवाज़ करती हैं। उसे ना ही कुंवारी कहा जा सकता है और ना ही विवाहित कहा जा सकता है। लेकिन जो भी उसके आसपास मर जाता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। यहाँ पर कई लोग उस पेड़ के आसपास जाकर गायब हो चुके हैं। मैं इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान और परेशान था। यहाँ जितने भी लोग मिल रहे थे, मैं उनसे उस पेड़ की बात कर रहा था तो वो मुझे नई नई कहानियाँ सुना रहे थे। किसी की कहानी थोड़ी अलग सी और किसी की बिल्कुल बेहुदा सी। कुछ तो कहते कि वहाँ पर चुड़ैल रहती है, जबकि कुछ कहते कि वहाँ का भी कब्रिस्तान हुआ करता था। हर कहानी अलग और मैं जान गया था ये सब मन घड़ंत बातें हैं। मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और एक दिन मैंने बाइक उठा भी ली। शाम के 7 बजे मैं बाइक उठाकर जंगल के उसी कोने की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। जैसे ही जंगल शुरू हुआ मैं जान गया था बाइक मुझे बाहर ही खड़ी करनी होगी। यहाँ कुछ मकान थे जिसके पास में मैं बाइक खड़ी कर गया और उन्हें बता गया कि जाते वक्त मैं इसे लेकर जाऊँगा। वो पूछ रहे थे कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ तो मैंने भी कह दिया जंगल में थोड़ा सा काम है, कुछ ही समय में मैं वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर उस दिन मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ गया था। जंगल में जैसे जैसे पेड़ आ रहे थे मुझे उनसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था।
पेड़ काफ़ी घने थे यहाँ पर, इसी कारण सूरज की रोशनी यहाँ नीचे तक पहुँच नहीं रही थी। यहाँ शाम हो चुकी थी लेकिन फिर भी कुछ रोशनी होती है। इन पेड़ों के कारण तो ज़रा सी रोशनी भी नीचे नहीं पहुँच रही थी। इसी कारण ऐसा माहौल बना हुआ था जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो। झाड़ियों को पार करते समय कभी कभी मन में ख्याल आता कि वो सांप है, लेकिन इस तरह से वहाँ सांप मिल नहीं रहे थे, वो बस लकड़ियाँ थीं। डरते डरते मैं आगे बढ़ रहा था और वो पेड़ की बनावट मुझे पहले ही बता दी गई थी। ये एक बड़ा सा पेड़ है और वो किसका पेड़ है ये सही से कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आकृति बिल्कुल शैतानी जैसी है। उसकी दो मोटी टहनियाँ हैं जो बाजुओं की तरह लगती हैं, जबकि नीचे बड़ी सी डाल है। ऊपर जैसे चुड़ैल का सर है। ऐसा पेड़ देखते ही आंखों में जैसे छप सा जाता है। मैं बस ऐसे ही पेड़ को ढूंढ रहा था। यहाँ हर तरह के पेड़ मिल रहे थे। यहाँ बेलपत्र का पेड़ मिल रहा था, यहाँ पर पीपल का पेड़ मिल रहा था, जबकि कई जंगली पौधे जो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक डरावना सा पेड़ मैं ढूंढ रहा था जो कहीं पर मिल नहीं रहा था। यहाँ कुछ पगडंडियाँ बनी हुई थीं जिनके सहारे आगे बढ़ा जा सकता था। शायद ये जंगल के अंदर जाने का रास्ता हो, जिसे पकड़कर मैं आगे जा रहा था। और जैसे ही मैं एक मैदानी इलाके के पास पहुँचा, वहाँ दलदली इलाका था और आसपास रुका हुआ पानी जैसे बदबू मार रहा था। बिल्कुल सामने वो पेड़ दिखा मुझे, जिसके आसपास कोई भी पेड़ नहीं था, ना ही झाड़ियाँ थी। नीचे घास तक नहीं थी, बस मिट्टी थी जैसे उसे साफ करके रखा गया हो। उसके नीचे कुछ ईंटें रखी हुई थीं जिस पर सिंदूर डाला गया था। शायद कोई ना कोई यहाँ आकर पूजा करता होगा या टूना टोटका करता होगा। मैंने उस पेड़ को देख लिया था और यहाँ पर रोशनी ठीक ठाक थी, लेकिन अंधेरा तो जल्द ही होने वाला था। मैं अब उस पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा था और इधर उधर झांक रहा था। मैं देखना चाहता था कि किस चीज़ से यहाँ पर आकर लोग डरते हैं। यकीनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्ते हिलते होंगे या यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंकड़ होंगे, जिनके हिलने के कारण लोगों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर शाख चुन्नी रहती है। असल में भूत प्रेत नहीं होते, बस लोग वैसे ही डरते रहते हैं। और इस रहस्य का भी आज मैं पर्दाफाश करके ही रहूँगा। लगभग 15 मिनट तक मैं वहीं पर खड़ा था, लेकिन वहाँ पर मुझे एक भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और वो पेड़ भी देखने में अब ज़्यादा डरावना नहीं लग रहा था। नीचे से देखने में वो बहुत ही सुंदर पेड़ लग रहा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा घिर चला था। चांद भी नहीं निकला था, तो अंधेरे में मुझे देखने में परेशानी हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुकूं, क्योंकि जंगल में कई बार जंगली जानवर आ जाते हैं और वो नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं। हो सकता है जंगली जानवर ही लोगों पर हमला कर देते हों और लोग डर कर ऐसी कहानियाँ सुना देते हों। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वहाँ आसपास मुझे झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आ रही थी और अब मुझे किसी भूत या शाख चुन्नी से डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे डर था किसी एक जानवर से जो मुझ पर झपट्टा ना मार दे। जंगल में पता नहीं कैसे कैसे जानवर होते हैं। मुझे तो यहाँ पर छोटे छोटे कीड़ों से भी बचकर रहना चाहिए। उसके बाद मैं उसी पगडंडी को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और बार बार पीछे मुड़कर उसी पेड़ को देख रहा था। नीचे से वो पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहा था, जबकि यहाँ पहुँचकर वो पेड़ थोड़ा थोड़ा डरावना लगने लगा था। लेकिन तभी मुझे वहाँ पर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि सच में किसी ने कौड़ियाँ पहनी हों और वहाँ पर वो उसे हिला रहा हो। वहाँ पर अब बर्तन गिरने की आवाज़ जैसी आ रही थी और तभी मुझे घुंघरुओं के हिलने की आवाज़ आई, जिसने मुझे डरा सा दिया। पहले तो वो पेड़ के नीचे से आवाज़ आई थी, लेकिन उसके बाद आसपास से भी वो आवाज़ आने लगी। मैं इतना ज़्यादा डरता नहीं, लेकिन आज पहली बार थोड़ा थोड़ा डर लगा था। मैं सोचने को मजबूर हो गया था कि यहाँ पर अगर मेरे साथ कुछ हो भी गया तो यहाँ से शहर काफ़ी दूर है, बचाने कोई नहीं आएगा, और वो घर जहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की है वो भी यहाँ से बहुत दूर है। ढूंढने के लिए भी 1 दिन लग जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर कभी दिन के वक्त आऊँगा। रात के समय अगर किसी गांव के बीच में ऐसा पेड़ होता तो पूरी रात गुजार भी देता। ये तो जंगल में है। आधी रात में कोई जानवर उठाकर ले गया, फिर मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।
मैं वहां से भाग रहा था और आसपास की झाड़ियों से आवाज़ आ रही थी। वैसी ही कौड़ियों के हिलने की आवाज़ ने मुझे डरा कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था पेड़ों के ऊपर से भी कोई कूद रहा है। बार बार इधर उधर के पेड़ हिल रहे थे। कभी कभी मुझे लगता कि कोई बंदर होगा जो पेड़ों पर छलांग लगाता हुआ मेरा पीछा कर रहा होगा। तभी नीचे झाड़ियों से भी भागने की आवाज़ आने लगती, लेकिन वैसी ही कौड़ियों की आवाज़, जैसे किसी कुत्ते के शरीर पर ऐसा कुछ बांधा गया हो और वो मेरे पीछे पड़ गए हों। मैं घबराया घबराया उस पगडंडी से भागना शुरू हो गया था और वो आवाज़ें भी लगभग मेरे करीब ही थीं, जैसे वो मुझे पकड़ ही लें। लेकिन वहाँ तेज़ी से भागते समय मैं उन्हें पीछे छोड़ आया था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था, सांस मेरी चढ़ी हुई थी, मन में ख्याल अजीब अजीब थे। अब भी मुझे भूतों से ज़्यादा जानवरों से डर था। इसी कारण उस पगडंडी के रास्ते मैं उस जंगल से बाहर आ गया और उस घर वाले का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने एक चेन से मेरी बाइक को बाहर वाले एक पोल पर बांध दिया था। मैं उसका दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था, लेकिन काफ़ी समय तक वो बाहर नहीं निकला। वो आवाज़ें अब जंगल से होती हुई बाहर तक आ रही थी, लेकिन तभी वो आदमी बाहर निकल आया और मेरी तरफ देखने लगा। मेरी सांस चढ़ी हुई थी तो वो समझ गया था मैं कहाँ पर गया हूँ। वो कहने लगा, तुम पागल हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जंगल में अकेले नहीं जाते, ये बहुत खतरनाक जंगल है। और क्या तुम उस पेड़ के पास तो नहीं गए? उस पेड़ के पास शाक चुन्नी रहती है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ध्यान रखना। उसने इतना कहते ही उस चेन को खोल दिया और मैंने उस बाइक को उठाया, स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। वो आवाज़ें जैसे जंगल में ही रुक गई थी और मैंने बाइक इतनी तेज़ चलाई कि जैसे उन्हें मैं बहुत पीछे छोड़ देना चाहता था। मैं जल्दी से अपने उस घर में पहुँच जाया और पूरी रात मुझे वैसे ही ख्याल आते रहे। वो रात भी निकल गई और उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गए थे। वहाँ पर मेरा मन लगने लगा था, मेरे कुछ दोस्त बन गए थे और मेरी यहाँ पर पहली बार जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वो कॉलेज में नहीं थी, बल्कि वो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था रचना। जब मैं उस घर में रहने लगा था तो मैंने देखा पड़ोस में ही वो लड़की भी रहती है। वो भी कोलकाता में पढ़ने के लिए आई हुई थी और मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो किसी और कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मैं उससे अलग वाले कॉलेज में पढ़ता था। उसके भी ज़्यादा दोस्त नहीं बन पा रहे थे, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद करने लगी थी और मैं भी उसे अपने कॉलेज ले जाया करता था। मेरे कुछ दोस्त बन गए थे और हम 5 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें मैं, रचना, सुधांशु, आरजू और केतन थे। हम पांचों कॉलेज में काफ़ी मस्ती करते और रचना हमेशा अपना कॉलेज छोड़कर हमारे कॉलेज में ही घूमती रहती। मैं उसे कई बार कहता कि वो अपना कॉलेज छोड़ दे, हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले ले, लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और उसके पापा ने उसे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और उस कॉलेज को खुद पसंद किया था, इसलिए रचना उसे छोड़ नहीं सकती थी। हम सारा दिन मस्ती करते और मेरे उस घर में आकर भी हम बहुत खेलते कूदते और हम पांचों ही 2 बाइक पर हमेशा घूमते हुए मिलते। लेकिन लगभग 1 साल बाद जब मेरे साथ वो अजीब सी जंगल वाली घटना हुई थी, मैंने अपने दोस्तों को कुछ बताया नहीं था। वो सब भूत प्रेत पर ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, बल्कि वो तो भूतों के पास जाना हमेशा से पसंद करते थे। उनका मानना था भूत प्रेत नहीं होते और अगर हम ढूंढ लें तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखेंगे। 1 साल बाद मुझसे गलती हो ही गई। ये वक्त शाम के 5 बजे का था और ये शनिवार का दिन था। हम सब दोस्त मेरे घर पर बैठे ही चिप्स खा रहे थे और टीवी देख रहे थे और ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन मेरे सभी दोस्त उस पर हंसते जा रहे थे। जैसे ही किसी भूत का सीन आता, वो एक दूसरे को डराना शुरू कर देते और तभी जब वो मूवी खत्म हो गई, वक्त 6:30 का था। उसके बाद सबने अपनी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। सब ने कहा कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, जिंदगी में घटी सबसे डरावनी घटना के बारे में बताना है। हर कोई अपने साथ घटी ऐसी डरावनी घटना बताने लगे जो अजीब सी थी। एक ने कहा कि उसके दादाजी के घर पर उसे भूत दिखा था, तो एक ने कहा कि गाड़ी के नीचे आ गया था एक बार आदमी और 2 दिन बाद उसी जगह उसे नजर आया था। एक ने कहा उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ये उसके लिए सबसे डरावनी घटना है। और मैंने वहाँ पर इस घटना को बताकर एक गलती कर दी थी।
मैंने कहा, पिछले साल मैं अकेले ही बाइक लेकर उस जंगल में चला गया था। उस पेड़ को मैंने ढूंढ लिया था। मुझे अब भी पता है वो पेड़ कहाँ है। वहाँ पर कुछ तो था जिसने मेरा पीछा किया था। सच में कौड़ियों की आवाज़ आई थी, गहनों के खनकने की आवाज़ आई थी। ऐसा लग रहा था कोई औरत मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगा कोई जानवर होगा जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें बांधी गई होंगी, कौड़ियाँ बांधी गई होंगी या घुंघरू बांधे गए होंगे, जिस कारण मैं डर गया था। मैं वहाँ से तो बच निकला था, लेकिन आज भी सोचता हूँ वहाँ पर हो सकता है शाकचुन्नी रहती ही हो। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उस दिन डरावना सा एहसास ज़रूर हुआ था, वो भी ज़िंदगी में पहली बार। मेरी ये बात सुनकर मेरे दोस्तों की आंखें चमक गई थीं। हर कोई कह रहा था हमें वहाँ पर जाना चाहिए। आज पहली बार उनसे मैंने ये बात की थी और वो सब थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो गए थे। ऐसी घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हमेशा से हम भूतों की बातें करते ही रहते हैं और ये कहते रहते हैं कोई डरावना घर या भूतिया घर आसपास हो तो एक दूसरे को ज़रूर बताना है, हम वहाँ पर घूम कर आएंगे। मैं भी भूतों से नहीं डरता, बल्कि इसे एक रोमांचक घटना की तरह देखता हूँ। लेकिन आज उन्होंने जिद कर दी थी। उनका कहना था हम सब पिकनिक मनाने के लिए वहीं पर जाएंगे और कल तो रविवार है ना, आज ही चलेंगे। चलो सभी सामान लेकर उधर ही बढ़ते हैं। पहले तो सुधांशु ये सब कह रहा था, उसके बाद केतन और आरजू भी यही सब कहने लगे थे। मैं रचना की तरफ देख रहा था और रचना का मुस्कुराता चेहरा ये बयां कर रहा था वो खुद वहां पर जाना चाहती है। सब एक तरफ हो जाए तो आपको भी बात माननी ही पड़ती है और मैं भी तैयार हो ही गया। आज फिर से हम वहीं पर जाने वाले थे जहां पर मैं 1 साल पहले गया था। कुछ तो देखा था मैंने। आज हम दोबारा वहां जाकर ये पता लगाएंगे वो क्या था, कौन था जो आसपास मेरा पीछा कर रहा था। हमने बाइक उठाई और 7:30 के करीब हम उस तरफ निकल पड़े थे। लगभग 9 बजे के करीब हम उसी घर के पास पहुंच गए जहां हमने बाइक खड़ी कर दी। उसके बाद मैंने उस आदमी को बाइक की रखवाली करने के लिए कह दिया, लेकिन उसकी नज़रें मेरी तरफ थी। वो बार बार कह रहा था, बच्चे दोबारा तो वहाँ पर नहीं जा रहा। पिछली बार तेरे साथ जो हुआ था तू जिंदा बच गया, तू और लोगों को लेकर आ गया। तुझे ये मजाक लगता है? वहाँ जाकर तुझे पता चलेगा वहाँ तेरी जिंदगी बच गई थी। लेकिन सभी उसे समझाने लगे कि हम तो कहीं और जा रहे हैं, हम बस पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं और सामान हमारे पास है। हम अब बाइक खड़ी करके वहाँ निकल पड़े थे और पहले तो झाड़ियाँ आई, फिर पगडंडी आई। मैं जान गया था इस पगडंडी के सहारे कितना आगे तक बढ़ना है और रचना बार बार मेरे पास मेरी बाजू पकड़े आगे बढ़ रही थी। वो तो ऐसा सोच रही थी कि जैसे हम कहीं घूमने के लिए रोमांटिक जगह पर जा रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, मेरी सांस रुकी हुई थी। मैं दोबारा वैसा एहसास नहीं करना चाहता था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस दिन। रचना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख मुझे लग रहा था जैसे ये भी अगर डर गई तो मुझसे भी दूर भाग जाएगी। आज सबको डर ज़रूर लगेगा। मन में तसल्ली थी और उस पगडंडी के सहारे उन पेड़ों को पहचानते हुए मैं आगे जा रहा था। पिछली बार जब यहाँ पर आए थे मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा था। शायद जब पहली बार आप रास्ता ढूंढ रहे हों आपको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आज समय ज़्यादा नहीं लग रहा था। हर पेड़ की पहचान हो चुकी थी। जहाँ जहाँ से मैं मुड़ा था, जहाँ जहाँ पर मैं गिरा था, मुझे हर जगह देखी देखी सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कुछ दिन पहले की ही तो बात हो, लेकिन साल बीत चुका था। जैसे ही वो कुछ पीपल के पेड़ पार किए हमने, मुझे वो साफ मैदान नज़र आ गया था। उस मिट्टी पर अब तक घास उगी नहीं थी। अब भी वो पेड़ अकेला सा नज़र आ रहा था और वहाँ पड़े पत्थर जिनके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था आज भी मैं देख पा रहा था। उस पेड़ को दूर से ही देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ ना हो, एक शैतान हो जो जिंदा होने के लिए इस तरह से यहाँ जद्दोजहद कर रहा हो। दूर से ही देखा जा रहा वो डरावना पेड़ देखकर मेरे दोस्त उत्साहित हुए जा रहे थे। रचना ने तो मेरा हाथ छोड़ दिया था। वो खुद जल्दी से आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बाजू पकड़ ली। अकेले मत जाना, वहाँ कुछ ना कुछ है। मुझे लगता है कोई जानवर ज़रूर हो सकता है जो लोगों का शिकार करता हो। यहाँ से कई लोग सुना है गायब भी हुए हैं।
वो सब कह रहे थे हम इकट्ठा रहेंगे तो कोई जानवर करीब नहीं आएगा, और वैसे भी हम लोहे की रॉड तक हाथ में लेकर आए थे। रचना के हाथ में तो चाकू भी था जो उसने अपने किचन से उठाया था। वहाँ उस पेड़ के पास जाते समय मुझे पुरानी यादें आंखों में घूमती हुई नजर आ रही थीं, और तभी उस पेड़ के पास चांद की रोशनी में पत्ते चमकते चमकते से लगने शुरू हो गए। मेरी नज़र तो इधर उधर ही थी। वो सब उत्साहित थे जबकि मैं डरा हुआ था। उस पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचने के बाद हमें दिखा वहाँ मिट्टी की ढेरी लगाई गई थी। ये जगह ऐसी थी जैसे बैठने के लिए बनाई गई हो। वहाँ हम पांचों बैठ गए थे और इधर उधर झांके जा रहे थे। 15 मिनट तक हम सब चुप थे और इंतज़ार कर रहे थे उस शाख चुन्नी का। कोई तो दिखे, कोई ऐसा एहसास तो दे जिससे हमें यकीन हो जाए यहाँ कोई पारलौकिक शक्ति है। लेकिन 15 मिनट तक कुछ महसूस नहीं हुआ। बस साधारण सी हवा जो उन पत्तों को हिला रही थी, और उन पत्तों से निकलकर आने वाली वो हवा थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रही थी। पास के पेड़ बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, जबकि यही पेड़ हिल रहा था। जैसे हवा आसमान से उतर रही हो और इन पत्तों को हिला रही हो। हमें उस मैदान में बैठकर ज़रा भी गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन तभी पेड़ के हिलने की आवाज़ आने लगी। ये ऐसी आवाज़ थी जो हवा के कारण नहीं आ सकती। कोई जानवर उस पेड़ पर जैसे चढ़ रहा हो। पूरा पेड़ हिल रहा था। चांद की रोशनी में कुछ पत्तों के गुच्छे के कारण नीचे इस तरह से अंधेरा हुआ था कि कुछ देखा नहीं जा पा रहा था कौन चढ़ रहा है। लेकिन हम टॉर्च लेकर आए थे, और टॉर्च की रोशनी में आसानी से देखा जा सकता है कि कौन चढ़ रहा है। तभी वहाँ पर सुधांशु ने वो टॉर्च की रोशनी उस पेड़ पर मारी। वो पेड़ तो हिल रहा था, टहनियाँ मुड़ रही थीं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अदृश्य सी शक्ति वहाँ पर मौजूद थी जो पेड़ को, पत्तों को, टहनियों को हिला रही थी, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। वो सब उत्साहित हुए जा रहे थे और मेरी सांस जैसे ऊपर चढ़े जा रही थी। ये हम पर हमला ना कर दे, ये जानवर, ये शाख चुन्नी, ये प्रेतनी क्या है ये मुझे ये तक पता नहीं। यहाँ पर ऐसी कहानियाँ मैं सुना नहीं करता था, यहाँ कोलकाता में आकर मुझे पता चली हैं। तभी केतन ने कहा, तुम्हें पता है शाख चुन्नी कौन होती है? ये अविवाहित औरत होती है। उसका विवाह होने वाला ही था, ऐसे सजी धजी रहती है यहाँ पर। ये प्रेतनी होती है, और कुछ लोग इसे प्रेत मानते तक नहीं, लेकिन ये जिसका पीछा करती है उसे छोड़ती नहीं। कहते हैं कि उसका नाम पुकारने पर वो पीछा शुरू करती है, जबकि उसके आसपास जाने से वो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन आपसे चिपक सी जाती है। चलो कोशिश करते हैं। केतन अकेला था जो ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू हो गया था। शाख चुन्नी आ जा यहाँ पर, दिखा दे अपने करतब। शाख चुन्नी आ जा यहाँ पर, दिखा दे अपने करतब। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। ये क्या कर रहा है? तूने कहानियाँ नहीं सुनी? अगर शाख चुन्नी सच में मौजूद है तो वो हमें नुकसान पहुँचाएगी। बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ बोलेंगे नहीं, वैसे भी नहीं सामने आएगी। ऐसे बोल बोल कर खतरा मोल क्यों लेना? यहाँ पर देखकर वापस चले जाएंगे, उससे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हमेशा से भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया करता था, भूतों से लड़ने की बातें किया करता था, उसकी ज़ुबान से ऐसे शब्द सुनकर हर कोई हैरान था, जबकि रचना मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसने नए इंसान को देख लिया हो। मैं इतना डरपोक? रचना ने कहा, तुम पागल हो गए हो? मैं तो तुम्हें इस तरह अच्छा समझा करती थी। तुम बिल्कुल डरपोक नहीं हो, भूतों से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है तुमसे डरपोक ज़िंदगी में कोई इंसान मैंने देखा तक नहीं है। क्या सच में तुम वही हो मेरे सारांश? क्या तुम ही हो? मैं वहाँ पर डर सा गया था। मैंने कहा, मैं ही हूँ। वो तो मैं वैसे थोड़ा सा डर गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तभी सब हंसने लगे और रचना भी हंसने लगी थी। उसकी हंसी के साथ ही वहाँ आंधी आ गई। वो आंधी इतनी तेज़ी से आई थी कि सभी पेड़ तेज़ी से हिल रहे थे और वो उड़ती हुई मिट्टी हमारे आँखों में पड़ रही थी। वहाँ सबकी हंसी ठंडी पड़ गई इस आंधी के कारण, और वैसी ही कौड़ियों की आवाज़, गहनों की आवाज़ उस पेड़ से आने लगी थी। हर कोई चौकन्ना होकर उस पेड़ की तरफ देख रहा था, और तभी
हमें उस पेड़ पर एक परछाई सी नजर आई थी। ऐसा लगा कोई परछाई वहां उतर रही है, लेकिन जिसकी परछाई है वो नजर नहीं आ रहा। इसे देखकर हम उसके करीब जाना चाहते थे, लेकिन उस आंधी में उड़ रही मिट्टी हमारे आंखों में जाना शुरू हो गई और आंधी ऐसी थी जैसे धुआं बन गई हो। वहां ज्यादा दूर तक देख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। और हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर किसी को पीछे धकेल रही थी। मैं वहीं पर खड़ा था और मुझे जैसे हवा छू तक न रही हो। जैसे ही सुधांशु पीछे की तरफ खींचना शुरू हो गया, वो दिखना बंद सा हो गया। वो जैसे उस आंधी में काफ़ी दूर चला गया हो। आरजू उसे पकड़ती हुई उसके साथ ही पीछे निकल चुकी थी। केतन मेरे साथ था। मैंने रचना और केतन को पकड़ रखा था और आंधी मुझे जैसे महसूस नहीं हो रही थी, उन सबको धकेले जा रही थी। यहाँ कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही आंधी तेज हुई, रचना मेरे हाथ से निकल गई थी। वो जैसे पीछे गिर गई थी, लेकिन मैं केतन को छोड़ना नहीं चाहता था। रचना, रचना, मैं बस ये आवाज़ें लगाए जा रहा था, लेकिन रचना की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तेज़ आंधी में आपके कानों में सही आवाज़ भी नहीं आती। उसके बाद चीखने की आवाज़ें आने लगी थीं। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कोई हो जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता हो। तब मैंने पहली बार देखी थी शाख चुन्नी। उसने केतन को पकड़ लिया था और मैं अपने सामने केतन को देख पा रहा था। उसने केतन को गर्दन से पकड़ लिया था। उसके पूरे शरीर पर जैसे कौड़ियाँ ही कौड़ियाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर से निकली सिप्पियाँ उसके शरीर पर टांगी गई हों। उसका लंबा सा नाक था, गंदा सा चेहरा था और उसने केतन को इतना ज़ोर से जकड़ रखा था कि मैं भी खींचकर छुड़ा नहीं पा रहा था। उसे मैं देख पा रहा था, लेकिन केतन अपनी गर्दन पीछे घुमा नहीं पा रहा था। वो तो उससे बचने की कोशिश कर रहा था और मुझसे सवाल किए जा रहा था, ये कौन है, ये कौन है। बस ये शब्द कहे थे उसने, तभी उस शाख चुन्नी ने अपने नाखून उसके शरीर में गड़ा दिए थे। मैंने केतन के पूरे शरीर पर वैसी ही कौड़ियाँ चढ़ती हुई देखी। ऐसा भूतिया फिल्मों में होता है और वो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं चीख रहा था, अपनी दोस्तों को बुला रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इतनी तेज आंधी में कोई दिख ही नहीं रहा था। मिट्टी ही मिट्टी, धुआं ही धुआं हुआ पड़ा था वहाँ पर। उसके बाद उस शाख चुन्नी ने इतनी ज़ोर से मेरे दोस्त को खींचा कि उसके शरीर के जैसे अंदर से खून निचुड़ पड़ा था। वो नाखूनों से उसे फाड़ कर खींचती हुई ले गई थी और मैं भी उसका हाथ छोड़ नहीं रहा था। आंधी जैसे मुझे पीछे खींच रही थी और वो केतन को मुझसे दूर ले जाना चाहती थी। उसके शरीर से निकल रहा खून इतनी तेज़ी से निचुड़ रहा था, मैं उसकी ऊपर चढ़ी हुई आंखें देख रहा था। दर्द के मारे वो कराह रहा था और तभी वो बेहोश सा हो गया। इंसानी शरीर इतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं कर सकता। वो भी इसी दर्द के कारण बेहोश हो गया था और मैंने उसकी उंगलियों से शरीर के 2 फाड़ होते हुए देखा उसे। उसने दोनों टांगों में भी अपने नाखूनों को गाड़ दिया और उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए मेरी आंखों के सामने। इसे देखकर मैं इतना डर गया कि मैं भागना शुरू हो गया। मुझे ये तक भूल गया था कि मैं दोस्तों के साथ आया हूँ। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। मेरी ज़बान से बस एक ही शब्द निकल रहा था, रचना, रचना, कहाँ हो तुम रचना। उसके बाद मैंने आगे भागती हुई आरजू देखी। उसके पीछे से कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंच के निशान थे। यकीनन उस पर भी किसी ने हमला किया था और मैं उसके करीब जाकर उसकी बाजू पकड़ चुका था। मैंने जैसे ही उसकी बाजू पकड़ी, वो चीख पड़ी थी, वो रोने लगी थी और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा, भागो यहाँ से, वो मैंने देखी, मैंने अपनी आंखों से देखी। और मैं भी उसकी बाजू पकड़कर आगे की तरफ भागने लगा। हाँ, मैंने भी देखी। रचना कहाँ है, रचना कहाँ है, सुधांशु कहाँ है। हम सबको बाहर निकलना होगा, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन आवाज़ तो जैसे किसी की सुनाई तक नहीं दे रही थी। इतनी तेज़ हवा में पत्तों के हिलने की आवाज़ और वहाँ कौड़ियों की आवाज़ कानों तक पहुँच रही थी।
वो कौड़ियों और गहनों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो कानों तक पहुंच रही थी और किसी और की आवाज़ सुनने नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने आरजू को खींचते हुए देखा। एक पेड़ पर उसे खींच लिया गया था और जैसे कौड़ियों की बनी हुई रस्सी जो उसकी गर्दन में लपेट कर उसे वहीं पर फांसी दी जा रही थी। वो तड़प रही थी और मेरा हाथ उसके पैर तक नहीं पहुंच रहा था। मैं उसे नीचे उतारना चाहता था, लेकिन ऊपर चढ़ी हुई वो शाख चुन्नी की आंखें लाल थीं, मेरी तरफ देख रही थी। वो मुझे दिखा रही थी कि किस तरह से मैं इसे मार रही हूँ। मैं नीचे खड़ा बेहद डरा हुआ था और मुझे दिखाते हुए उसने उसका गला इतनी ज़ोर से दबाया था कि उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं। आरजू का चेहरा डरावना सा लग रहा था, वो तड़प रही थी। मैं वहाँ पेड़ों के बीच से निकलता हुआ आगे भागना चाहता था। मैं उस पगडंडी को ढूंढना चाहता था जिसके सहारे मैं इस जंगल से बाहर निकल पाता। तभी मैंने उस धुएं में रचना को देखा। वो मुझसे आगे भागे जा रही थी और मैं आवाज़ें लगा रहा था। यहाँ आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी इतने शोर में। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैं तेज़ी से भागकर उसको हाथ लगाना चाहता था ताकि वो समझ पाए कि मैं उसके साथ हूँ। मैं उसकी बाजू पकड़कर उसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसकी भागने की रफ्तार भी मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। शायद ये उसके हल्के वज़न के कारण था और शायद उसका पतला शरीर हवा को कम रोक रहा था, जिस कारण वो आगे बढ़े जा रही थी और वो हवा मुझे पीछे की तरफ धकेल रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से पेड़ों के पीछे होते हुए रचना को हाथ लगाना चाहता था, लेकिन एक पेड़ के पीछे से वो शायद किसी मोड़ की तरफ मुड़ गई और उसके बाद उस आंधी में मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं चीख रहा था, रचना, रचना, कहाँ हो तुम? लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तभी सुधांशु मेरे पीछे से टकराया। मैंने उसे जैसे ही देखा, वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे उसने बेहद डरावनी चीज़ देख ली हो। उसने मुझे गले से लगा लिया था और वहीं पर खड़ा हो गया था, जबकि मैं उसे कह रहा था, भागो भागो, यहाँ से बाहर निकलना है। मेरा हाथ उसकी पीठ पर पड़ा तो उसके पीठ पर चाकू घोंपा गया था। उसकी पीठ पर इस तरह से निशान बने थे कि उस चाकू को कई बार घोंपा गया था और मेरा ध्यान जैसे ही उसकी गर्दन पर पड़ा, पीछे से उसकी गर्दन को भी काटा गया था। पीछे से सारे कपड़े फटे पड़े थे उसके। मैं पीछे देख रहा था। वो शाख चुन्नी उन घुंघरुओं को बार बार हिलाए जा रही थी, जिस कारण वहाँ आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। वो उन घुंघरुओं को, उन सिप्पियों को, उन छोटे छोटे शंखों को बार बार आवाज़ दे रही थी। वो मुझे दिखाना चाहती थी मैं क्या कर सकती हूँ। मैं जानता था मैं गलती से 1 साल पहले यहाँ पर आया, जिंदा बच गया, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गलती कर दी मैंने दोबारा यहाँ पर आकर और मेरे दोस्तों को अपनी जान देकर इससे पीछा छुड़ाना पड़ा। वहाँ सुधांशु का शरीर भारी होता जा रहा था। वो जैसे मुझसे सिमट कर खड़ा था। वो अपने सारे शरीर का वज़न मुझ पर डाल गया था। मैंने उससे कहा, खड़े हो जाओ, हमें यहाँ से भागना है। लेकिन वो हिला नहीं। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और मैंने देखा उसकी मौत हो चुकी थी। उस शाख चुन्नी ने उन सिप्पियों की एक रस्सी सी बनाई हुई थी, एक माला सी, जिसे उसने फेंक कर उसे इतनी तेज़ी से अपने करीब खींच लिया कि मैं देखता रह गया। उसे छाती से एक हाथ से पकड़ा हुआ था और गर्दन से एक हाथ से। उसने अपने नाखून उसके गर्दन के अंदर गड़ाए और गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मैं देखकर इतना डर गया था कि मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं हिल नहीं पा रहा था। जकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था मैंने एक शाख चुन्नी को नहीं, मौत को देख लिया हो। मैंने ये सब देख लिया था। मैं पीछे भागने लगा। वो पगडंडी करीब ही थी और अब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बेहद करीब था। मैं तेज़ी से भागता रहा और मैं पीछे मुड़कर देख नहीं रहा था। वैसी ही सिप्पियों के खनकने की आवाज़ आसपास से आना शुरू हो गई थी। घुंघरुओं की आवाज़, पेड़ों के ऊपर से जानवरों के भागने की आवाज़, जबकि किसी भी पंछी या किसी और की आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी पीछे उस पेड़ के पास ही रुक गई हो। यहाँ आंधी नहीं थी, साफ जंगल नज़र आ रहा था। उस
चांद की रोशनी में मुझे पगडंडी साफ दिखी थी, जिस कारण जंगल से भागकर मैं बाहर आ गया था। मेरी नज़र आसपास थी। रचना रचना क्या वो बच पाई? मुझे नहीं पता था रचना बच पाई है या नहीं, लेकिन मुझे तो खुद को इस शाख चुन्नी से बचाना था जो बिल्कुल मेरे पीछे पेड़ों के पास से झांकती हुई दिख रही थी। उसके हाथ में निकले हुए वो तीखे तीखे नाखून जैसे मेरे शरीर में गड़ने को तैयार थे, और मैं खुद के शरीर को बचाना चाहता था। ऐसा दर्द मैं सहन नहीं करना चाहता। मैं उस आदमी के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा था। मैं बार बार खटखटाता गया था, और वो जैसे ही आदमी बाहर आया, मेरा उतरा हुआ चेहरा, मेरे कपड़ों पर लगा हुआ खून और मेरे शरीर पर कुछ निशान देखकर समझ गया था कौन मेरा पीछा कर रहा है। आसपास उस जंगल में उड़ती हुई वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी देख भी उसे समझ में आ गया था मेरे साथ क्या हुआ होगा। वो मेरी बाजू पकड़कर मुझे खींच कर ले जाने लगा। जल्दी कर बच्चे, जल्दी, यहाँ से निकलना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था वो मुझे कहाँ पर ले जाना चाहता है, लेकिन तभी उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी एक आदमी बाहर निकला और हम भागते हुए कहीं जा रहे थे। मैं पीछे से आती वो मिट्टी और घरों के ऊपर लगी हुई उन छोटी छोटी ईंटों को गिरता हुआ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कोई पीछा कर रहा है और बेहद ही करीब है। उन्हें भी डर था, और तभी वो दूसरा आदमी जो घर से निकला था उसकी पीठ पर खरोंचने की आवाज़ें आईं। ऐसा लगा जैसे पीठ पर किसी ने उंगलियां मारी हों। उसके पीछे से कपड़े फट गए थे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया था। मुझे वो दोनों पास के एक मंदिर में ले जा रहे थे, और मंदिर के गेट के अंदर ले जाते ही जैसे वो चीखने लगे थे। उन्हें भी बाहर नज़र आई थी वो शाख चुन्नी, लेकिन वो इस मंदिर के अंदर नहीं आ रही थी। उसका सड़ा हुआ चेहरा, वो बाहर ही खड़ी जैसे हमें नोचने को तैयार। लेकिन मंदिर के दरवाजे को खोलने के बाद जो दूसरा आदमी था वो शायद पुजारी था। अंदर से वो सामान इकट्ठा करने लगा। उसके बाद उसने 3-4 नींबू बाहर गेट की तरफ फेंक दिए और अंदर से मूर्ति के ऊपर सिंदूर लगाने लगा। उसके बाद बाकी बचे सिंदूर को नीचे पड़ी वो कच्ची ईंटों के ऊपर लगाया और उन ईंटों को बाहर इस तरह से खड़ा कर दिया जैसे उस पेड़ के नीचे मैंने देखा था उन पत्थरों पर सिंदूर लगा हुआ। वहाँ जैसे ही उसने हाथों से उन ईंटों को बाहर रखा था, उसके उन हाथों के ऊपर जलने के निशान बन गए थे। कुछ ही सेकंड में ऐसा हुआ था, जबकि वो शाख चुन्नी वहीं खड़ी बस मुझे देखे जा रही थी। ये हाथ पर किस तरह से और कैसे हुआ ये हमें समझ में नहीं आया। वो पंडित वहीं बाहर खड़ा होकर आग जलाकर पूजा करना शुरू कर चुका था, और मैं डरा हुआ आग के पास बैठा था। अब यही लोग थे जो मेरी मदद कर सकते थे, वरना शायद इस शाख चुन्नी से मुझे कोई नहीं बचा पाता। और मन में ख्याल तो रचना का था, रचना को इसने मार दिया होगा, रचना बच नहीं पाई होगी, इसीलिए शाख चुन्नी मेरा शिकार करने के लिए बाहर खड़ी है। अचानक ही वो शाख चुन्नी वहाँ से गायब हो गई। वो वहाँ से गायब हो गई थी, इसे देखकर वो दोनों भी डरे हुए थे। वो कहने लगे थे, शाख चुन्नी इस तरह से हमें छोड़कर जा नहीं सकती। वो कुछ बड़ा करने वाली है, हमें समझना चाहिए वो क्या कर सकती है, हमें सोचना होगा वो क्या कर सकती है। तभी मुझे पीछे पेड़ के पास से भागती हुई रचना नजर आई। उसके कपड़े लगभग फट चुके थे, उसके चेहरे पर भी कई निशान बने हुए थे, उसके शरीर पर बड़े बड़े कट के निशान थे जिसके अंदर से खून निकल रहा था। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी थी, लेकिन भागकर हमारे करीब आ रही थी। तभी वो सिप्पियों की रस्सी उसकी टांग से फंस गई, जैसे अपने आप उसको बंदी बना लिया गया हो और पास के खंबे से उसे बांध दिया गया था। ये सब अपने आप हुआ था। वो उन सिप्पियों को छुड़ा नहीं पा रही थी और वो भागकर घिसटकर मेरे करीब आना चाहती थी। तभी वो पंडित बोला, क्या ये लड़की तुझे जानती है? मैंने कहा, हाँ, ये हमारी पड़ोसी है। ये भी हमारे साथ उस जंगल के अंदर गई थी, लेकिन लगता है ये बच गई। मुझे लगा था वहीं पर शाख चुन्नी ने इसे मार दिया होगा, लेकिन शायद इसीलिए शाख चुन्नी यहाँ से गई है। हमें इसे बचाना होगा, हमें उस रस्सी को खोलना होगा। उस पंडित ने कहा, उस रस्सी को खोलने के लिए तुम्हें उस रस्सी पर यह सिंदूर लगाना होगा। वो रस्सी तभी निश्चिल होगी, लेकिन तुम्हें भागकर यहाँ तक आना होगा। अगर ना आ पाए तो दोनों की मौत मंदिर के बाहर ही हो जाएगी।
हम तो पूजा करके बच जाएंगे, लेकिन तुम अगर वापस ना आ पाए तो बाहर ही मौत होगी। हम तो बाहर जाने वाले नहीं अब। मैं रो रहा था। मैं सोच रहा था अब क्या करूं। मैं रचना को बचाना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी। आज मैंने कहर देखा था शाख चुन्नी का। क्या मैं बाहर निकला और मेरी मौत भी वैसे ही होगी? क्या ये एक जाल है मुझे बाहर बुलाने का, मुझे मारने का? शायद रचना को वो वैसे भी जिंदा ना छोड़े। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं हिम्मत कर कर गेट से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। कांपती हुई टांगें सब बयां कर रही थी मैं कितना डरा हुआ हूं। तभी उस पंडित ने कहा, रुक, तू इस लड़की को कब से जानता है? मैंने कहा, 1 साल से। 1 साल से मैं इस लड़की को जानता हूं, ये हमारी पड़ोसी है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, 1 साल पहले ही तो तू यहां पर आकर गया था। सच बता, क्या तू सच में उस पेड़ के पास गया था? मैंने कहा, हाँ, मैं पेड़ के पास गया था और किसी ने मेरा पीछा भी किया था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ हुआ नहीं। तो उस आदमी ने कहा, ध्यान से देख इस लड़की के गले में, ध्यान से देख, वैसी ही कौड़ियों की माला पड़ी हुई है। तू शुरू से ही पहचान नहीं पाया? तेरे आसपास ही थी शाख चुन्नी। तुझे इसी पेड़ के पास वापस लाना चाहती थी। तूने इसका नाम नहीं पुकारा था, इसलिए तुझे जान से नहीं मारा, लेकिन तुझे वहीं वापस लेकर आई है। सबको मार दिया, लेकिन तू समझ ही नहीं पाया, तेरे पास ही थी शाख चुन्नी। इस तरफ वो पंडित ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ रचना बार बार मुझे बुलाए जा रही थी। मुझे बचा लो, मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मुझे यहां से बाहर निकालो, तुम्हें आना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें यहां आना होगा। मैं रचना की आंखों से बहता हुआ पानी देख रहा था और पंडित की बातों पर यकीन करने की कोशिश भी कर रहा था। पंडित बार बार इशारा करके कह रहा था, तूने कभी उसके गले में ऐसी कौड़ियों की माला देखी है? हमेशा ही शाख चुन्नी के आसपास कौड़ियां रहती हैं, भले ही वो माला बनकर हो, भले ही कपड़ों में लगी हुई हो। शाख चुन्नी हमेशा ऐसी सिप्पी, ऐसी कौड़ियों की माला पहने रहती है। याद कर, तुझे खुद पर यकीन करना होगा। अगर तू बाहर गया तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, तू आखिरी शिकार है। मेरे मन में शंका होने लगी थी। जब मैं इस जंगल से बाहर आया था, अगले दिन ही ये मुझे नजर आई थी। कोई भी इसे नहीं जानता यहाँ पर। ये भी उस घर में रहती है और कई लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता। मैं हर किसी को समझाता रहता था और हमेशा ये कौड़ियों की माला पहने रहती थी। मैं तो जानता ही नहीं था शाख चुन्नी इस तरह से कौड़ियों की बनी होती है, सिप्पियों के गहने पहनी होती है। सच में ऐसा ही था। ये बोलते ही मैंने कदम पीछे हटा लिए थे और गेट के बाहर अब मैं जाने वाला नहीं था। हटते हुए कदम देखे थे उसने रचना, या कहूँ शाख चुन्नी। वो अपने असली रूप में आ गई थी। वो रचना कभी थी ही नहीं, वो हमेशा से शाख चुन्नी थी जो मेरे साथ ही थी। मुझे प्यार के झांसे में फंसाकर मुझे उसी पेड़ के पास ले जाना चाहती थी और वहाँ वो मेरा शिकार करती। पहली बार तो मैं बच गया था क्योंकि मैं जानता नहीं था उसका नाम भी पुकारना होता है। मैं कभी भी शाख चुन्नी का नाम पुकार ही नहीं पाया था, इसीलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ा हुआ था। लेकिन मेरे दोस्त ने एक गलती कर दी उसे बुलाकर, और उसने अपनी शक्ति से शिकार बना लिया। हमेशा से शायद ये ऐसा ही करती है। मैं उस आग के पास बैठ गया था और पंडित पूजा किए जा रहे थे। उस शाख चुन्नी की चीखें बाहर निकले जा रही थी और पंडित ने जैसे ही पूजा खत्म की, वो शाख चुन्नी वहां से गायब हो गई। तब सबने चैन की सांस ली थी और हम मंदिर के बाहर आ गए थे। लेकिन पंडित ने जाते वक्त ये जरूर कहा था, तुम्हें उस बाधा से मुक्त कर दिया गया है। अब शाख चुन्नी तुम्हारे साथ वो नहीं करेगी जो वो शिकार के साथ करती है। तुम बच गए हो, लेकिन याद रखना उस जंगल में उस पेड़ के पास मत जाना। शाख चुन्नी को खत्म नहीं किया जा सकता, वो अपने आप खत्म होती है। दोबारा की गई गलती तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक लेकर घर तक पहुंच पाया था और डरा सहमा सा उस रात में सो नहीं पाया था। वहां 3 लाशें मिली थीं, सुधांशु, आरजू और केतन की। पुलिस उसके हत्यारे को ढूंढती रही थी, कोई नहीं मिल पाया था।
हर किसी का मानना था ऐसी मौत उस शाख चुन्नी की देन ही होती है। मैं बच पाया था और बयान दे पाया था। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं पिकनिक के लिए जाना है उसी जंगल के अंदर, वहाँ सुना है एक पेड़ है। कभी मुझे कोई लड़की मिलती है प्यार का झांसा देकर जो मुझे जंगल में ले जाना चाहती है। मैं किसी का यकीन नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ शाख चुन्नी अभी करीब रहती है मेरे। वो बहरूपिया बनकर मुझे वहीं वापस बुलाना चाहती है। मैं बस उससे हमेशा दूर और बचना चाहता हूँ।